Hello students, welcome back to my channel and my name is Richa. Today we are going to discuss the third chapter of class 9 physics, that is gravitation. Gravitation, it's a very easy chapter, not very difficult and बहुत छोटा chapter भी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं। इसमें कुछ फॉर्मूला है एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखकर हम इस चैप्टर को डील करेंगे एंड सारे एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला उसी पे सारे और फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। सो सबसे पहले ग्रेविटेशन, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है, इसको अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे कि क्या है ग्रेविटेशन, तो एक सबको पता है कि कोई भी चीज जैसे हमको जब अपनी ओर खींचते अट्रैक्शन होता है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। तो जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, इस पेन को मैं मतलब ऊपर उछालूं तो फिर ये नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है ये नीचे? वाई इट इज नॉट गोइंग अप? बिकॉज आई हैव टू थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वाई इट इज कमिंग डाउनवर्ड? दिस इज द क्वेश्चन दैट अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो वो नीचे क्यों आ रहा है? कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। यस, लॉजिक है, बिकॉज ऑफ द मासेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन क्यों होता है? ग्रेविटेशन बेसिकली मास की वजह से होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यस, ये यहाँ पे एम है, हाँ, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे कि ग्रेविटेशन इन टू इन नहीं हुआ, सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है। इसको हम लोग यस, दिस इज यहाँ पे सेंटर की तरफ हो गया ना, ये हाँ, ये इन टू इन नहीं होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये M1 है, ये M2। तो ये ग्रेविटेशन क्या होता है? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो हाउ कैन वी राइट व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं द फिनोमेना, ग्रेविटेशन का डेफिनेशन, ग्रेविटेशन। मैं चाहती तो पहले भी लिख सकती थी, बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे होता है इसलिए मैं बता दूं। तो इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। द फिनोमेना इन विच द ग्रेविटेशन इज द फिनोमेना इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पूरा नहीं लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects due to the mass of the body, due to the mass of the body। so ये हमारा ग्रेविटेशन का क्या हो सकता है? the phenomena in which the force of attraction line भी लिख सकते हैं, line is not an appropriate word, that's why I am without writing it. Okay, the force of attraction between two objects due to the mass of the body। बेसिकली ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब मुझे बताइए कि हमारे यहाँ जैसे कि मैं ऐसे बताती हूँ, एक यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, इसके दोनों हाथ में मैग्नेट है, ठीक है, लेकिन और इसके पास यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट, तो ये किसकी तरफ जाएगा? क्यों? और किसकी तरफ जाएगा और क्यों जाएगा? ये हमारे पास क्वेश्चन। तो वो उधर भी अटैच हो सकता है, इसके दोनों हाथ में मैग्नेट है, एक हाथ में मान लो फेरस है, लोहा है, और एक हाथ में है ना, सो मैग्नेट है, तो वो उसको अट्रैक्ट। लेकिन उसके नीचे जो मैग्नेट है वो बड़ा है, उसका मास क्या है? ज्यादा है, मोर मास, ठीक है, मोर, ये लेस है, ठीक है। तो किधर अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट होगा जहां पे ज्यादा मास है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग नीचे की तरफ क्यों जाते हैं? ऊपर, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी कम है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लो होती जाती है, निगेटिव होती जाती है, एंड डाउनवर्ड में ग्रेविटी हमें अपनी ओर खींचती है, पुल करती है। सो दैट्स वाई हम कुछ भी ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। बॉल को भी ऊपर उछालते हैं, नीचे की तरफ आता है। जितने भी सेलेस्टियल स्टार है, जैसे सोलर सिस्टम, सन के चारों वो मतलब सराउंडिंग्स में रिवॉल्यूशन होता है, सन के चारों रोटेट करते हैं, ये सब क्यों होता है?
इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे और सबसे मेन एग्जांपल जैसे ये सब हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, सबने इसको पता है न्यूटन। उन्होंने एक लॉ बताया इसके बारे में। क्या है वो लॉ? पहले इसको हम लॉ को मैथमेटिकली देखेंगे, देन वी विल राइट इट स्टेटमेंट, उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट डील करेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट न्यूटन हैज सेड अबाउट ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने क्या बताया कि क्या होता है ये ग्रेविटी। सबसे पहले तो न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक बोला जाता है, कैसे सबने सुना है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक पेड़ से उसी पेड़ से एक सेब आके उनके सर पे लग गया। ठीक है, ये मतलब स्टोरी है कि और उसी तरह और सर पे लग के वो नीचे गिर गया। तो उनको इस बात तक कि आखिर वो चीज नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। तो इस पे उन्होंने खोज की एंड देन ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी या और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, नॉट डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of distance। ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने मोशन में भी आपको बताया है कि अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो हमको क्या देना होगा, एक कांस्टेंट रखना होगा। तो यहाँ पे हम g रखते हैं। ठीक है, m1 m2 and its d स्क्वायर। अब g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप लोग मैम इतना लंबा चौड़ा यूनिट कैसे आया, वी विल सॉल्व एंड वी विल सी कि कैसे आया। हम अभी देखते हैं इसको। जैसे ये पता है ना, तो ये अगर f इसको कह सकते हैं ना f इंटू डी स्क्वायर बाई यस एम जी इक्वल टू ऐसे हो सकता है m स्क्वायर m1 m2 प्रोडक्ट। तो f का वैल्यू सबको पता है ना, क्या होता है बताइए, न्यूटन। यस, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। डी स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर हो सकता है पर m1 m2 केजी, मास को केजी में ऐसा यूनिट वही होती है और 2 है केजी स्क्वायर। आ गया हमारा ये यूनिट। अब समझ में आया यूनिट हमें कहां से मिला। तो दिस इज आवर, ये न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स ने ये बताया था कि force is directly proportional to the product of their masses, okay, and force is inversely proportional to the square of the distance between them। तो we can write in a statement, अब इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। अभी हमारे पास स्पेस नहीं, so let's rub it and write the statement of the Newton's law। So we will see the Newton's law of gravity, okay। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमें क्या देखना है, बस इसी फॉर्मूला को हमको स्टेटमेंट में लिख देना है। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यस, जी का वैल्यू लिख देते 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ओके, एंड m1 m2 यहाँ पे इसका वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो तो मैंने बताया कैसे आया। एंड नाउ विल राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या हो सकता है इसका कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स another object, every object attracts another object, okay, with proportional object proportional to attract the force which is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं इसको शॉर्ट में प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them। तो ये हमारा क्या हो गया, हम देखेंगे इसको, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटी का स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला को भी देख लिया। अब नाउ वी विल सी द अनदर टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब वो कैसे होता है, लेट्स सी। सो अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट क्या होता है ये। अब देखो यहाँ पे एक सेंटर में हमने लगाया मास है कैपिटल एम, ठीक है, और यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लो उसका नाम है बबलू। ठीक है, बबलू का जो मास होगा वो उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम। ठीक है, अब ये पता है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या कह सकते हैं इसको, ये डिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के लिए डी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिख सकते, राइट हियर। ओके, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो, क्या लिख सकते हैं हम, हमने फॉर्मूला देखा था ना, क्या था, F इक्वल टू वॉट, G, फिर क्या था M1 M2 बाई डी स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G रहेगा, यहाँ पे कैपिटल M एंड स्मॉल m, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है ना, तो प्रोडक्ट यानी फोर्स, ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, बाई डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम बोलेंगे कि आपने, हम लोगों ने क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। वेट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको जी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा। अब एक्सेलरेशन की वजह से क्यों होगा बताते हैं। यहाँ पे एफ इक्वल हम लोगों ने पढ़ा है ना, एफ इक्वल टू वॉट, एम ए पढ़ा है ना, हम सबने पढ़ा है ना, एफ इक्वल टू वॉट, एफ इक्वल टू एम ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल टू क्या है, ये हमारा एम हो गया, और ये हमारा क्या है, ए, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अब समझ में आया ना, यही फॉर्मूला पे ये काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग ऐसे ये भी कर सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे फोर्स ऑफ बबल इक्वल टू हम कर सकते हैं कैसे इसको, मास इनटू ग्रेविटी दैट इज एमजी, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, या फोर्स इक्वल टू एमजी भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, जी क्या होता है, इसको लिख सकते, इसका यूनिट क्या हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया ग्रेविटी अर्थ की, लेकिन डिफरेंट प्लैनेट पे ग्रेविटी डिफरेंट होती है। मून की ग्रेविटी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में काफी कम होगी। ठीक है, तो इस तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अभी हम लोगों ने निकाला ना, तो ये भी हो सकता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग वेट कहते हैं। ठीक है, तो वेट इक्वल टू व्हाट, वेट इज ऑल्सो mg। ठीक है, एंड हम लोग को हमेशा याद रखना है इन एवरी प्लैनेट, मतलब कि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिफर एंड वेट विल डिफर। जैसे कि हमारा सपोज यहाँ पे वेट कितना है, 60 है। ठीक है, अर्थ पे, तो अगर हम मून पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10। इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। सोचो मून पे आपका वेट अगर यहाँ पे 60 kg अर्थ पे है, तो वहां पे 10 kg हो जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफर कर रहे हैं ना।
So weight of every object will differ at every planet. हमने ये जो देखा, ये हमारा, इसमें हमने जो जी था, ये हमारा ये यूजीसी था. क्या था? यूजीसी. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी. जैसे मैंने आपको बताया कि G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. दैट इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है एंड इट इज फॉर द होल यूनिवर्स. ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ है वहां पे कुछ और, वो सेम होगा. ठीक है. बट द वेट विल डिफर एट एवरी प्लैनेट. अगर हम मून पे जाते हैं तो कुछ और होगा, जुपिटर पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे तो कुछ और होगा, अर्थ पे है तो कुछ और है. तो इट विल डिफर. ठीक है. बट ये जो है ये कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको यूजीसी कहते हैं. यूजीसी का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट. नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कांस्टेंट इसको कहते हैं यूजीसी. ठीक है. तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट. ये हम लोगों ने क्लियर किया. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं. सो नाउ वी विल सी. हम लोग एक चीज देख रहे थे, इसके बाद फ्री फॉल के टॉपिक को भी देखेंगे. फ्री फॉल में वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं. हम लोगों ने अभी बताया ना कि देखा ना कि जैसे ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्या ग्रेविटी ऑफ मून, नॉट अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू व्हाट? 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है. और सेम चीज ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं? वेट को कहते हैं. वेट इज व्हाट? नथिंग, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ. हमें ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है. ठीक है. जो मैंने अभी बताया भी है. अब हम देखेंगे फ्री फॉल. व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? कुछ नहीं होता है फ्री फॉल. बस किसी भी चीज को, जैसे इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं. द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स. कोई भी अर्थ जो है किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है ना, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. रिपल्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है. ठीक है. तो अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. When an object falls towards the earth gravitational force, it is called free fall. जैसे कोई भी चीज को ऐसे हम आसानी से जैसे छोड़ दिया, गिर गया, that is what? It is free fall. So आप लोग स्टेटमेंट चाहे तो पॉज करके लिख भी सकते हैं. इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है. जो था मैंने बताया.